अवनीत, इक्विटी से लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अराउंड 10 से 12% के बीच। मेरे सीए ने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर की है। ये बॉन्ड्स 13% रिटर्न दे रहे हैं। क्या ये कोई स्कैम है? सो दीज लुक लाइक सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में मार्केट में ऐसे कई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको 9 से 13% के बीच में रिटर्न्स दे सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, रिटर्न जितना हाई होगा रिस्क भी उतना ही हाई होगा। कैसा रिस्क? सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। आज हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो 10 से 12% तक रिटर्न्स देते हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा, और इनमें से ज्यादातर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। P2P लेंडिंग इसी स्पेस के फर्स्ट फ्यू प्रोडक्ट्स में से एक था। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफर करने लगे। अब आपके पास कई दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एसेट लीजिंग, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बढ़े हैं, कंफ्यूजन भी बढ़ा है। इन्वेस्टर्स के पास चूज करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में कई सवाल भी हैं। क्या ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सेफ हैं? इन्हें कैसे एनालाइज करना चाहिए? कौन सा प्लेटफॉर्म चुने? इसी तरह के और भी कई सवाल हैं। तो आज हम इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखेंगे और इनके रिस्क्स को समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस के प्रोडक्ट्स और उनके काम करने के तरीके को डिस्कस करेंगे। हम 5 स्टेप फ्रेमवर्क यूज करके उनसे एसोसिएटेड रिस्क्स एनालाइज करेंगे। हम सिक्योर्ड बॉन्ड्स, एसेट लीजिंग, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एसडीआईज, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, P2P लेंडिंग और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट को कवर करेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्टली वीडियो के उस सेक्शन पर जा सकते हैं। सबसे पहले क्विकली 5 स्टेप फ्रेमवर्क समझते हैं जिसका यूज हम इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में रिस्क इवैल्यूएट करने के लिए करेंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डिफरेंट रिस्क्स होते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि इन्वेस्टर्स को पहले 5 क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। हम 5 स्टेप फ्रेमवर्क में इंडिविजुअली हर एक रिस्क को एग्जामिन करेंगे। पहले स्टेप में हम चांसेस ऑफ मनी लॉस पर नजर डालेंगे। दूसरे स्टेप में हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सेल करना कितना इजी है। नेक्स्ट स्टेप्स में हम एग्जामिन करेंगे कि क्या प्रोडक्ट, कंपनी, इंटरमीडियरीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कोई रेगुलेशंस हैं या नहीं। एंड फाइनली हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क्स पर नजर डालेंगे। आइए इस फ्रेमवर्क की हेल्प से पहले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इवैल्यूएट करें। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ट्रेडिशनली आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में सुना होगा। ये पॉपुलर फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस अराउंड 6 to 8% इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफर करते हैं जो आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स दे सकते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय हमने 10 से 11.5% के बीच की यील्ड्स देने वाले इश्यूज देखे। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए 2 वर्ड्स को स्प्लिट करें। सिक्योर्ड मीन्स कि ये बॉन्ड्स एक तरह के कोलेटरल या सिक्योरिटी से बैक्ड हैं। यूजुअली इन बॉन्ड्स को NBFCs इशू करते हैं और कोलेटरल वो लोन होता है जो NBFCs अपने कस्टमर्स को देते हैं। इसीलिए अगर कोई NBFC पर्सनल लोन्स देती है तो कोलेटरल वो पैसा होगा जो उसे इन पर्सनल लोन से मिलेगा। सीनियर मीन्स कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इन इन्वेस्टर्स को सभी बॉन्ड होल्डर्स से हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। आइए अब हमारे रिस्क इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क का यूज करके इन कवर्ड बॉन्ड्स को इवैल्यूएट करें। आइए सबसे पहले रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस पर नजर डालें। थ्योरेटिकली ऐसे बॉन्ड्स में कैपिटल लॉस का रिस्क हमेशा बना रहता है। बॉन्ड्स इशू करने वाली कंपनी ज्यादा रिटर्न्स देती हैं क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग्स बेस्ट नहीं होती। इसीलिए आपको AAA या AA रेटिंग्स वाली कंपनीज नहीं दिखेंगी। ये यूजुअली A या BBB रेटिंग्स वाली कंपनीज होती हैं। बट अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ऐसी रेटिंग्स के लिए डिफॉल्ट रेट्स 2% से कम है। इसीलिए प्रैक्टिकली कुछ कैपिटल लॉस का रिस्क हमेशा बना रहता है, लेकिन कोलेटरल के चलते सारा पैसा गंवाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे लेंडर्स भी डिफॉल्ट कर सकते हैं और जब ऐसा होता है किसी भी तरह की रिकवरी में बहुत समय लगता है। आइए अब लिक्विडिटी रिस्क पर नजर डालें। इनमें से ज्यादातर बॉन्ड्स अब स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। हालांकि जब आप सेल करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई बायर मिल ही जाए।
ऐसे बॉन्ड्स के लिए सेकेंडरी मार्केट अभी भी डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए अगर आपको कोई बायर मिल भी जाए तो भी आपको ये डिस्काउंट पर बेचना पड़ सकता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये इन्वेस्टमेंट बाय एंड होल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नो रेगुलेटरी ओवरसाइट रिस्क। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है। पहला है इशूअर, मोस्ट केसेस में ये एक एनबीएफसी होती है और सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई रेगुलेट करता है। सेकेंड पार्टी वो इंटरमीडियरी या प्लेटफॉर्म है जिससे आप ये बॉन्ड्स परचेज करते हैं। 2023 से पहले बॉन्ड्स ऑफर करने वाली किसी भी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट नहीं किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडर्स या ओबीपीपी के लिए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए। सो एज एन इन्वेस्टर मेक श्योर कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ ही डील कर रहे हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में सेबी की वेबसाइट का लिंक अटैच किया है जहां आप एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड एंटिटीज की लिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इशूअर्स एनबीएफसीज और दूसरे कॉर्पोरेट्स हैं। वैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स बॉन्ड्स इशू करवाने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। वो अपने कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिव डील्स लाने के लिए इशूअर्स के साथ काम करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको Win12 पर कोई ऐसा इशू मिल जाए जो ग्रिप इन्वेस्ट पर अवेलेबल ना हो, और इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। कुछ डील्स एक्सक्लूसिव होती हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर बॉन्ड सेल करने के पहले सभी जरूरी चीजें चेक करते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड इशूअर डिफॉल्ट करता है तो प्लेटफॉर्म्स आपको पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है और सेबी उन्हें रेगुलेट करता है, विच इज कंफर्टिंग। लेकिन ये इंश्योर करें कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म से डील कर रहे हैं जो एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर्ड है। आइए अब इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, इनमें से ज्यादातर बॉन्ड इशूअर्स की क्रेडिट रेटिंग्स बेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। इशूअर सिक्योरिटी तो ऑफर करता है, लेकिन ये डिफॉल्ट के केस में 100% रिकवरी की गारंटी नहीं देता। रिस्क मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टर टेन्योर वाले इश्यूज को ऑप्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। नई बात यह है कि पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से रिटेल इन्वेस्टर्स अब इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को लोन देने वाली एक एनबीएफसी के एग्जाम्पल से सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट एसडीआई को समझते हैं। फाइनेंशियर अपनी बैलेंस शीट पर मेंशन्ड लोन्स एक ट्रस्ट को ट्रांसफर करके उनके अगेंस्ट मनी रेज करता है। ये सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स जैसा साउंड कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में एनबीएफसी रीपेमेंट करता है, इसीलिए लोन एनबीएफसी की बुक्स में होता है। एसडीआई में एनबीएफसी रीपेमेंट नहीं करता। लोन्स होल्ड करने वाला ट्रस्ट एमएसएमई बोरोअर्स से रीपेमेंट रिसीव करता है और ये पैसा इन्वेस्टर्स को पास कर देता है। इसीलिए एसडीआई में आपके रिटर्न बोरोअर्स के रीपेमेंट पर डिपेंड करते हैं। एनबीएफसी के लिए ये लोन एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वो अब एनबीएफसी की बुक्स में नहीं होते। एसेट लीजिंग भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर काम करती है। मान लीजिए कि कोई कंपनी कार्स को लीज पर देती है और मनी रेज करना चाहती है, तो कंपनी इन्वेस्टर्स को उस कंपनी से मनी कलेक्शन का राइट देगी जिसने कार्स को लीज पर लिया है। द व्हीकल्स ऑन द अदर हैंड विल बी कोलेटरल। आइए अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे 5 स्टेप रिस्क फ्रेमवर्क पर इवैल्यूएट करें। नंबर 1, लॉस ऑफ कैपिटल। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में आप इशूअर की रेटिंग से चलते हैं, लेकिन एसडीआईज और एसेट लीजिंग के केस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग असाइन करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लोन्स, कार्स या प्लांट और मशीनरी की क्वालिटी को देखकर उनकी रेटिंग करती है। एसडीआई में प्लेटफॉर्म्स इशू से एडिशनल गारंटीज भी लेते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट, प्रॉपर्टी या प्रमोटर्स की ओर से दी गई पर्सनल गारंटीज के फॉर्म में हो सकती है। इसीलिए सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स की तरह इसमें भी कैपिटल लॉस का रिस्क बना रहता है, लेकिन कोलेटरल के चलते आपके पूरे पैसे डूबने के चांसेस कम रहते हैं। नंबर 2, लिक्विडिटी रिस्क। इनमें से ज्यादातर सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, लेकिन आपको बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस पर इनफ लिक्विडिटी नहीं है। नंबर 3, नो रेगुलेटरी ओवरसाइट रिस्क। आरबीआई और सेबी दोनों के पास सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द इशूअर, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आरबीआई या सेबी के सिक्योरिटाइजेशन रूल्स को फॉलो करते हैं। हालांकि आरबीआई एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, लेकिन आपको लीजिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व्ड कंपनीज के लिए रेगुलेटर को चेक करना होगा। नंबर 4, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क। सेबी अब ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करता है, जिससे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क कम हो जाते हैं। नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क।
इन इंस्ट्रूमेंट्स में एडिशनल सिक्योरिटी है, लेकिन ये डिफॉल्ट के केस में 100% रिकवरी की गारंटी नहीं देते। कीप दिस इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन देम। इनवॉइस डिस्काउंटिंग को समझने के लिए हम एक ट्रेडर का एग्जांपल लेंगे हु बाइज एंड सेल्स व्हीट। अब उस ट्रेडर ने आईटीसी को 50 लाख का व्हीट क्रेडिट पर दिया। आईटीसी शिपमेंट रिसीव करने के लिए 90 दिनों के बाद पेमेंट प्रोसेस करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ट्रेडर को ब्रिटानिया से एक और ऑर्डर मिला। अब ट्रेडर को नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल उसके पास इनफ मनी नहीं है। सो ही डिसाइड्स टू गेट हिज बिल डिस्काउंटेड। वो बैंक जाता है जो उसे 50 लाख रुपए के बिल के बदले 49 लाख दे देते हैं। 90 दिन का पीरियड कंप्लीट हो जाने पर बैंक आईटीसी के लिए पेमेंट कलेक्ट करेगा। इस तरह ट्रेडर अपनी रिसीवेबल्स पर डिस्काउंटिंग की हेल्प से अपनी अर्जेंट कैश रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। बैंक ने 3 महीने से भी कम समय में 2% का रिटर्न कमाया। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग कैसे काम करती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो आप इंडिविजुअल ट्रेडर से डील नहीं करते। इसके बजाय इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑफर करने वाला बैंक या एनबीएफसी ऐसे कई इनवॉइसेस को एक साथ जोड़ता है और उन्हें इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है। सो फाइनेंशियल बिजनेसेस और इनवॉइसेस को चेक करता है। इन्हें भी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जाता है। इसका स्ट्रक्चर एसडीआई या एसेट लीजिंग की तरह ही काम करता है। इसमें रिस्क भी सिमिलर है। नो आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने पहले से ही पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में सुना होगा। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप उन लोगों को पैसा दे सकते हैं जो लोन लेना चाहते हैं। पीयर टू पीयर या P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स इस तरह की लेंडिंग फैसिलिटेट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बोरोअर्स को इवैल्यूएट करने और रीपेमेंट्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। P2P प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट मॉडल्स फॉलो करते हैं। हम यहाँ 2 पॉपुलर मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। आप बोरोअर्स की प्रोफाइल्स देखकर चूज कर सकते हैं कि आप किसे लोन देना चाहते हैं। इस केस में हर एक लोन का इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डिफरेंट होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। यहाँ आपके लिए हाई रिटर्न्स कमाने का मौका है। भले ही आप डायरेक्टली बोरोअर्स को उधार देते हैं, लेकिन P2P प्लेटफॉर्म्स आपको अपना सारा पैसा एक बोरोअर को लोन देने के लिए अलाउ नहीं करते। रिस्क को कम करने के लिए आपका पैसा डिफरेंट बोरोअर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा मॉडल फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करता है। आप अपनी चॉइस के टेन्योर के लिए प्लेटफॉर्म को पैसा देते हैं। P2P प्लेटफॉर्म आपके इन्वेस्टमेंट टेन्योर के बेसिस पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करता है। इंडिविजुअल बोरोअर्स को लोन देने से मिलने वाले रिटर्न्स के कंपैरिजन में यहाँ रिटर्न कम होता है। आइए अब रिस्क्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ कैपिटल। अगर आप किसी बोरोअर को डायरेक्टली लोन दे रहे हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डिफॉल्ट कर सकता है, जिससे आपको नुकसान होगा। इसीलिए इस ऑप्शन में लॉस ऑफ मनी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म को पैसा देते हैं तो ये कंपैरेटिवली उतना रिस्की नहीं है। हालांकि P2P प्लेटफॉर्म के बैंकरप्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले प्लेटफॉर्म की क्रेडिट रेटिंग को चेक करके शॉर्ट टेन्योर डिपॉजिट्स ऑप्ट करें। नंबर 2, लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप डायरेक्टली बोरोअर्स को लोन दे रहे हैं तो कोई लिक्विडिटी नहीं है। आपको लोन खत्म होने तक वेट करना होगा। डिफॉल्ट्स के केस में प्लेटफॉर्म रिकवरी मैकेनिज्म इनिशिएट करेगा, इसीलिए आपको अपने पैसे की रिकवरी के लिए भी वेट करना होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरा कैपिटल वापस मिल जाएगा। अगर आप कंपनी को पैसा देते हैं तो आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने का ऑप्शन होता है। नंबर 3, नो रेगुलेटरी ओवरसाइट रिस्क। RBI P2P प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करता है, इसलिए भले ही रिस्क फ्री ना हो, लेकिन ये रिलीफ की बात है। हमारे फ्रेमवर्क में नेक्स्ट पैरामीटर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क है। सो भले ही इसे RBI रेगुलेट करता है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स दूसरों के कंपैरिजन में बेटर मैनेज्ड हैं। इसीलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च करें और सबसे अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले NPS को ज़रूर चेक करें। हमारे फ्रेमवर्क में लास्ट पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क है। हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं उसके अलावा P2P में कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क नहीं है। आप रिस्क को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म्स और बोरोअर्स के बीच पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट आपको किसी प्रॉपर्टी में को ओनरशिप अलाउ करता है। मान लीजिए कि एक ऑफिस स्पेस की कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप अपना सारा पैसा एक ही ऑफिस में नहीं लगाना चाहते।
इसलिए 10 दोस्त एक साथ आते हैं और हर कोई 10-10 लाख रुपए देकर ऑफिस स्पेस खरीदता है। आप इसे रेंट पर देते हैं और हर महीने हर एक को 10% रेंट मिलता है। रियल एस्टेट की फ्रैक्शनल ओनरशिप इसी तरह काम करती है। फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं और हाई एंड ऑफिस स्पेसेस खरीदते हैं। रेंट रिसीव करने के अलावा जो 6 से 8% की रेंज में हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी में प्राइस राइज से भी बेनिफिट मिलता है जो 4 से 8% हो सकता है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके पास 10% से ज्यादा कमाने का एक अच्छा मौका है। ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोकेस करते हैं। आप अपनी पसंद की प्रॉपर्टी चुन सकते हैं। एक बार फंड्स कलेक्ट हो जाने के बाद एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार किया जाता है। हर एक इन्वेस्टर को इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में शेयर्स मिलते हैं जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। आइए अब हमारे फ्रेमवर्क का यूज करके इस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ प्रिंसिपल। थ्योरेटिकली इकोनॉमिक स्लोडाउन में मनी लॉस का रिस्क है। आपको आसानी से किराएदार नहीं मिल सकता। रेंट्स के साथ साथ प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी डाउनफॉल आ सकता है। अब क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए रिस्क के चांसेस कम ही है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में इनहेरेंट लिक्विडिटी रिस्क है। फ्रैक्शनल ओनरशिप के केस में भी ऐसा ही है। अगर आप फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले लॉक इन पीरियड को चेक करना होगा। एक बार लॉक इन पीरियड ओवर हो जाने पर आप प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा बेच सकते हैं। इसके लिए आप बायर ढूंढ सकते हैं या प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी चीज की भी गारंटी नहीं है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर रेगुलेटरी ओवरसाइट रिस्क पर आते हैं। रियल एस्टेट की फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म्स अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। हालांकि मार्च 2024 में सेबी ने स्मॉल एंड मीडियम रीट्स या एसएम रीट्स के लिए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो सकता है। अब एक प्लेटफॉर्म 50 करोड़ रुपए की वैल्यू के एसेट्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर सकेगा, जिससे इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलेगी। इससे फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म सेबी के रेगुलेशंस के अंडर आ जाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर रेरा रेगुलेशन अप्लाई होता है, अंडर विच डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड कराने होते हैं और प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आइए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क पर नजर डालते हैं। जब फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टिंग की बात आती है तो फ्रॉड्यूलेंट और पुअरली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है। बट सेबी के एसएम रीट रेगुलेशंस को इसे चेंज करना चाहिए। अगर आपने अभी तक रियल एस्टेट के फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इन रीट्स की लिस्टिंग शुरू होने तक वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लीज रेंटल मिलना शुरू हो जाता है, जो 6 से 8% की रेंज में होता है। हालांकि प्रॉपर्टी के कैपिटल अप्रिसिएशन पर एक्स्ट्रा रिटर्न्स पाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आसान शब्दों में प्रॉपर्टी बिकने का वेट करना चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर डिसीजंस, डिस्प्यूट्स और रेजोल्यूशंस वोट की हेल्प से ही सेटल किए जाते हैं। इसीलिए आपको इन्वेस्टर्स की मेजॉरिटी के डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ टिप्स और थॉट्स देना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस नया है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। रिस्क को प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करें। भले ही प्लेटफॉर्म्स एडिशनल सेफ्टी मेजर्स अपनाते हैं, फिर भी ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट ना करें। ये प्रोडक्ट सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो रिस्क को समझते हैं, इसीलिए ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होने चाहिए। एज एन इन्वेस्टर कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद ही इन्हें कंसिडर करें। स्टार्ट स्मॉल, कंफर्टेबल हो जाएं और फिर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएं। अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर ना करें। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप दैट यू फाउंड द कंटेंट इंसाइटफुल। इफ यू डिड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.